नमस्कार। साइक्लोनिक स्टॉर्म यास काफ़ी करीब आ गया है तटों के। इस समय इसकी दूरी अगर हम बात करें ओडिशा के तटवर्ती रीजन से, तो ओडिशा में ये पारादीप से लगभग 180 किलोमीटर साउथ ईस्ट में यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्व में है। जबकि ओडिशा के ही बालासोर से और पश्चिम बंगाल के दीघा से इसकी दूरी जो है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व में लगभग 270-260 किलोमीटर के आसपास है। और इस समय जिस गति से ये आगे बढ़ रहा है उसके आधार पर अनुमान है कि अगले 12 घंटों में यानी आज 25 मई है और कल सुबह तक 26 मई की सुबह तक ये ओडिशा के और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती भागों के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा, लैंडफॉल की पोजीशन में होगा। और लैंडफॉल करते समय इस साइक्लोनिक स्टॉर्म की जो स्पीड रहेगी, जो इंटेंसिटी रहेगी, वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी अति भीषण चक्रवाती तूफान की ही रहने की संभावना है। इससे पहले ही इस साइक्लोनिक स्टॉर्म ने तटवर्ती रीजन में समूचे जो ओडिशा के तटीय इलाके हैं, गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत, इन तमाम जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा तेज़ हवाओं के साथ देनी शुरू कर दी है। बारिश की गतिविधियां रात में और बढ़ सकती हैं, व्यापक हो सकती हैं। हवाओं की रफ्तार और बढ़ने की संभावना भी है जैसे जैसे तूफान और करीब पहुंचेगा तटवर्ती रीजन के। इसके अलावा आपको बताते हैं कि जब ये लैंडफॉल करेगा, लैंडफॉल की संभावना इसके ओडिशा के बालासोर और पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड, सागर द्वीप के बीच से लैंडफॉल करने की संभावना है। उम्मीद ये है, अनुमान ये है कि ये दोपहर में 26 मई की दोपहर में लैंडफॉल कर सकता है। और जिस समय इसका लैंडफॉल होगा यानी तटों से साइक्लोनिक स्टॉर्म यास टकराएगा, उस दौरान ये काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकता है इन तटवर्ती रीजन्स में। और लेकिन राहत की बात यह है, जैसा कि शुरुआत में ही जब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बना था और संभावना इसकी 26 मई की शाम तक तटों से टकराने की थी, उस दौरान ही मैंने कहा था शुरू में ही, आपको अगर याद हो, कि अगर ये शाम को लैंडफॉल करता है जिस तरह से साइक्लोनिक स्टॉर्म सुपर साइक्लोन अम्पन ने 2020 में लैंडफॉल किया था कोलकाता और बांग्लादेश, कोलकाता से पूरब में और बांग्लादेश के तटवर्ती रीजन्स पर, उसके चलते बहुत व्यापक जान और माल का नुकसान हुआ था, तबाही मची थी बड़े पैमाने पर। इसी तरह से तबाही मच सकती थी, लेकिन ये राहत की बात है कि ये दोपहर में लैंडफॉल करेगा। दोपहर के बाद जब ये लैंडफॉल करेगा, लैंड पर पहुंचते ही, ज़मीनी भागों पर पहुंचते ही कोई भी साइक्लोनिक स्टॉर्म अपनी इंटेंसिटी इमीडिएटली लूज़ करने लगते हैं। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से ये साइक्लोनिक स्टॉर्म या सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आ जाएगा और उसके कुछ ही समय बाद ये डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन और उसके बाद डिप्रेशन तथा निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। और इस पूरी प्रोसेस में, इसके निम्न दबाव बनने में, लैंडफॉल करने से निम्न दबाव बनने तक में लगभग 12 घंटों का समय लगेगा। और इस दौरान इसकी स्पीड, जो आगे बढ़ने की स्पीड है, स्पीड में दो चीज़ें हैं। एक तो हवाओं की स्पीड है, जो इसके प्रभाव से इसके इर्द गिर्द हवाएं चल रही हैं ओडिशा के तटवर्ती रीजन्स पर, गंगीय पश्चिम बंगाल पर, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश पर। इन हवाओं की रफ्तार एक अलग चीज़ है। और स्पीड की जब बात की जाती है तो जो साइक्लोनिक स्टॉर्म का केंद्र होता है, वो उसके जो आगे बढ़ने की, उसके मूवमेंट की जो गति है, वो होती है स्पीड साइक्लोनिक स्टॉर्म के आगे बढ़ने की। तो अभी फ़िलहाल समुद्र में ये अलग अलग वेरिएशंस में बढ़ा है। कभी इसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा रही है, तो कभी 15 और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी ये आगे उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा है। लैंडफॉल करने के बाद और कमज़ोर होने के बाद इसके आगे बढ़ने की स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है इस तरह के साइक्लोनिक स्टॉर्म या किसी भी स्ट्रॉन्ग मौसमी सिस्टमों की। और इसी वजह से बहुत जो लंबा समय लगा है, 24 मई को ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बना है और उसके बाद 2 दिन का समय लगेगा लैंडफॉल करने में, जबकि दूरी लगभग 500 किलोमीटर के आसपास थी जब साइक्लोनिक स्टॉर्म बना था। और जब ये लैंडफॉल करने जा रहा है उस समय के दौरान 48 घंटे का समय लगा। लेकिन लैंडफॉल करने के बाद इस 500 किलोमीटर की दूरी को ये बहुत कम समय में ही तय कर लेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बादल लगातार घने हो रहे हैं। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि इस समय देश के लगभग 90-95% क्षेत्र पर मौसम की जो स्थिति है, उसका नियंत्रण इसी साइक्लोनिक स्टॉर्म के हाथों में है। जब भी इस तरह के बड़े स्ट्रॉन्ग मौसमी सिस्टम बनते हैं तो अपने आसपास के तमाम छोटे मोटे मौसमी सिस्टमों को या तो ख़त्म कर देते हैं या उन्हें अपने में मिलाकर अपनी एनर्जी को और अधिक बढ़ा लेते हैं। और इसी वजह से बारिश की गतिविधियाँ, लाइटनिंग स्ट्राइक की गतिविधियाँ, डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म जो प्री मानसून सीजन में आमतौर पर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में देखने को मिलती हैं, बंद हैं। साथ ही साथ मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत
भारत में भी गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं हो रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी प्री मानसून की गतिविधियों में कमी आ गई है। लेकिन ये साइक्लोनिक स्टॉर्म आगे बढ़ रहा है और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए, हवाओं की रफ्तार बढ़ाते हुए, बादलों का प्रभाव बढ़ाते हुए आगे निकल रहा है। 26 मई को जब ये तटों के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा ओडिशा और गंगे पश्चिम बंगाल के, उस दौरान कोस्टल रीजन पर हवाओं की रफ्तार और तेज़ हो जाएगी। लैंडफॉल के समय इसके कारण हवाओं की जो रफ्तार होगी 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन गस्टिंग स्पीड 180 kmph हो सकती है। सुपर साइक्लोन अम्फन की स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो गस्टिंग स्पीड थी एक्सट्रीम इवेंट जो था उसके प्रभाव से। तो इसमें 200 से ऊपर हवाएं नहीं होंगी, लेकिन स्टिल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं अपने आप में तबाही मचाने के लिए काफ़ी हैं, तांडव कर सकती हैं ये हवाएं। और हवाओं के साथ बारिश भी अपने आप में एक बहुत ही डरावना जो दृश्य होता है वो पैदा कर देती हैं। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म अपने आप में बहुत डरावना होता है और ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब तटवर्ती रीजन हमेशा इस तरह के लिए तैयार रहते हैं। सरकार भी तैयार है, सरकारी एजेंसियां राहत और बचाव दल के पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी अच्छा है, लोगों को समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि इवैक्यूएट कर लिया गया है। उनके जो लो लाइंग एरियाज़ थे जहाँ पर फ्लडिंग का या इस तूफान के कारण बहुत व्यापक प्रभाव का अनुमान था, उन इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। राहत शिविरों में अगर आप इस समय पहुंचे हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कोविड महामारी का अभी जो दौर है, दूसरी लहर का, वो ख़त्म नहीं हुआ है। कमज़ोर ज़रूर पड़ी है लहर, देश में डिक्लाइनिंग स्थिति में आ गया है जो डेटा है डेली इन्फेक्टेड लोगों का, लेकिन इसके बावजूद आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि किसी एक मुसीबत से बचने के लिए दूसरी मुसीबत का सामना आपको न करना पड़े। इसके अलावा हम ट्रैक दिखाने की कोशिश करते हैं इस समय किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है और किस तरह से इसके आगे बढ़ने की संभावना है। कल सुबह 26 मई को 5:30 बजे के करीब ये काफ़ी करीब पहुंच जाएगा ओडिशा के तटवर्ती भागों पर और 7:30 बजे के आसपास और नज़दीक आ जाएगा, लेकिन दोपहर तक लैंडफॉल करने की संभावना है। उसके बाद ये शाम 5:30 बजे के आसपास भी ओडिशा पर ही रहेगा। उसके बाद अगले दिन इसके ओडिशा को पार कर झारखंड पहुंचने की संभावना है। झारखंड को पार करने के बाद ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहा है, ऐसी संभावना सभी वेदर मॉडल्स के जो प्रेडिक्शंस हैं उनको देखकर लगाया जा रहा है, संभावना बन रही है। लेकिन इसके प्रभाव से बिहार भी प्रभावित हो रहा है, झारखंड भी प्रभावित हो रहा है, छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी इलाकों और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर वर्षा होने की संभावना है। बादल आप यहाँ देख सकते हैं कई जगहों पर अभी से अपना प्रभाव दिखाने लगे हैं। मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों पर बादल पहुंच गए हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक बादल आ गए हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भी और महाराष्ट्र तक बादल नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भले ही बारिश नहीं हो, लेकिन कुछ इलाकों में विदर्भ में बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों पर साइक्लोनिक स्टॉर्म का असर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कल शाम से काफ़ी अच्छी वर्षा शुरू हो सकती है कुछ इलाकों में, और उसके बाद 27 और 28 मई को उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है और इसी दौरान बिहार के भी पश्चिमी तथा मध्य भागों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में अभी ही बारिश हो रही है और वर्षा की गतिविधियाँ और बढ़ सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन सबसे जो ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा वो ओडिशा और गंगे पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर रहेगा। यहाँ पर आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इस तूफान से बचने के लिए पूरे एहतियात और सरकार के दिशा निर्देशों का पूरा सतर्कता के साथ पालन करें। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव फिलहाल जारी है। अगले 24 घंटों के बाद इसके प्रभाव में कुछ कमी आने की संभावना पूर्वोत्तर भारत में रहेगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। मौसम और मानसून तथा साइक्लोनिक स्टॉर्म या अन्य मौसमी सिस्टम जो आपके क्षेत्र पर अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं उन पर रखूँगा नज़र और लगातार आपको सतर्क अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।